हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम यूपी टेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम यूपी टीईटी यानी कि यूपी टेट के बारे में बात करेंगे। आपका जो यूपी टेट है वो आपका जुलाई में होना तय है। ठीक है, आपका जो यूपी टेट है वो आपका जुलाई में तय किया गया है। इसके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक न्यू बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। क्या नाम है? जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। ठीक है, जिसमें हम आज से अपने सब्जेक्ट की क्लासेस को शुरू करते हैं और मैं आपको पढ़ाऊंगी संस्कृत विषय को पढ़ाऊंगी। इससे पहले कल परसों मैंने आपको 2021 के 2 पेपर करा दिए हैं। 2021 के 2 प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए हैं और एक 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर को करा दिया है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा, ये मैंने क्यों कराए हैं, तो ये मैंने आपके लिए इसलिए कराए हैं क्योंकि जिससे आपको ये पता चले कि पेपर कहाँ से बनता है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया है, जिससे हमें भी आइडिया लग जाए कि पेपर कहाँ से बनते हैं, पेपर कहाँ से बनता है और कौन कौन से टॉपिक से पेपर बनता है, कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बैच शुरू किया है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। क्या नाम है? अग्नि परीक्षा बैच। ठीक है, जो आज से हमारी क्लासेस जो हैं, आज से मैं आपको संस्कृत में अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कराऊंगी, संस्कृत के सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगी। किसको कराऊंगी? संस्कृत के सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगी। हमने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए हैं कि पेपर कैसे कैसे आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे शुरू करते हैं और मेरी क्लास की टाइमिंग जो है वो शाम को 3 बजे है और ये आपकी फर्स्ट क्लास है। इसीलिए हमारी क्लास से ज़रूर जुड़ें, एक बार जुड़ना ना भूलें। ठीक है, एक बार ज़रूर जुड़ें। और यह जो बैच है हमारा, जो अग्नि परीक्षा बैच है, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कैसा किया जाएगा? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें और जुड़ जाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें। क्लास पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, आज हम भाषा परिचय को देखेंगे। आज हम संस्कृत में भाषा परिचय को देखेंगे। ठीक है, यह क्लास आपके लिए यूपी टेट है, एस टेट है। ठीक है, यूपी टेट है, एस टेट है, सी टेट है, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ठीक है, इसमें हम सुपर टेट और यूपी टेट को लेकर ही आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। ठीक है, इसीलिए ज़रूर जुड़े हमारे अग्नि परीक्षा बैच से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा परिचय। संस्कृत के चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संस्कृत क्या होता है। ठीक है, संस्कृत के बारे में पता होना चाहिए। संस्कृत का कहाँ से उद्गम हुआ है, ठीक है, वो संस्कृत कहाँ से उसका उद्गम हुआ है, उसका अर्थ क्या है, तो ये सब हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यह सब जानना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा तब तक हम ये कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तब तक हम ढंग से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट को चुनो तो उसके सबसे पहले उसके बेसिक चीज़ों को ज़रूर समझो। ठीक है, तो हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा परिचय यानी कि संस्कृत भाषा परिचय, जिसमें हम संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं संस्कृत संस्कृत शब्द सम उपसर्ग क्र धातु और कृत प्रत्यय से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कृत प्रत्यय से मिलकर बना है। संस्कृत किससे मिलकर बना है? सम उपसर्ग क्र धातु और कृत प्रत्यय से मिलकर बना है। किससे बना है? ठीक है, तो संस्कृत किस किस से मिलकर बना होता है? तो संस्कृत सम उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग क्री धातु, कौन सी धातु? क्री धातु और कृत प्रत्यय से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तो कृत प्रत्यय से मिलकर
बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, वैसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत का उद्गम किस प्रकार से हुआ है, संस्कृत किस किस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो संस्कृत का अर्थ अब देख लेते हैं कि संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित। तो संस्कृत का अर्थ क्या होता है? तो संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित। अतः संस्कृत का अर्थ होता है, अतः संस्कृत भाषा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध और परिमार्जित और परिष्कृत भाषा से इसका अर्थ होता है। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है शुद्ध एवं परिष्कृत भाषा, परिष्कृत या फिर परिमार्जित भाषा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? अब हमने यहाँ पर जान लिया है कि संस्कृत किसे कहते हैं और संस्कृत किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है। तो संस्कृत सम उपसर्ग से, किससे? सम उपसर्ग से। ठीक है, सम उपसर्ग से, क्री धातु से, किससे? क्री धातु से, क्री धातु से और कृत प्रत्यय से, और कृत प्रत्यय से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? कृत प्रत्यय से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं, अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे। अब हम देखेंगे व्याकरण को, क्योंकि संस्कृत में हमें व्याकरण को पढ़ना है। संस्कृत में हमें व्याकरण को पढ़ना है। इसके साथ साथ ही, ठीक है, जो आपका यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस है, किसका? यूपी टेट और सुपर टेट का जो आपका सिलेबस है, इसमें जो संस्कृत आती है, इसमें जो संस्कृत आती है वो आपकी किस प्रकार से आती है, ये हम जान लेते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से आपके टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो संस्कृत में आपको संस्कृत व्याकरण में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, संस्कृत में से संस्कृत व्याकरण आती है। इसके साथ साथ ही गद्यांश आते हैं, इसके साथ साथ ही गद्यांश और पद्यांश भी पूछे जाते हैं। संस्कृत में गद्यांश पद्यांश भी पूछे जाते हैं, या फिर अपठित गद्यांश, या फिर अपठित गद्यांश। ठीक है, या फिर ठीक है, या फिर अपठित गद्यांश को भी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम है। ठीक है, या फिर अपठित गद्यांश को भी पूछा जाता है। और थर्ड हमारा क्या होता है? भाषा शिक्षण। क्या पूछा जाता है? थर्ड क्या है? भाषा शिक्षण, यानी कि पेडागोजी, यानी कि पेडागोजी। क्या पूछा जाता है? यानी कि पेडागोजी। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? तो आपके एग्जाम में व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं, गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन आते हैं, और भाषा शिक्षण से यानी कि पेडागोजी से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे व्याकरण के बारे में कि अब हम व्याकरण के बारे में देख लेते हैं। अब हम व्याकरण के बारे में विस्तार पूर्वक देख लेते हैं कि व्याकरण का उद्गम किस किन से हुआ है, किन उपसर्ग से हुआ है, किस धातु से हुआ है, और कौन से प्रत्यय से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, तो व्याकरण का उद्गम जो है वो बी उपसर्ग, ठीक है। ठीक है, व्याकरण किन शब्दों से मिलकर बना होता है? तो व्याकरण बी उपसर्ग, आंग, क्र धातु और ल्युट लकार से मिलकर बना होता है। किससे? ल्युट लकार से, ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना होता है। किससे? ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना होता है। और जो इसमें क्र लिखा है, जो आपका क्री धातु है, क्या है? क्री धातु। क्री धातु में जो आपका ये चिन्ह लगा है, ऐसा जो चिन्ह लगा है, इसको क्या कहते हैं? इसको करणी चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको करणी चिन्ह कहा जाता है, जो धातु का प्रतीक होता है। जो किसका प्रतीक होता है? जो धातु का प्रतीक होता है। महर्षि पाणिनि ने इसको बताया है कि यह करणी का चित्र होता है। ये क्या होता है? करणी का चिन्ह होता है, जो धातु का प्रतीक होता है। किसका? धातु का प्रतीक होता है। कुछ इस प्रकार से क्री धातु व्याकरण में होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि व्याकरण जो है वो बी उपसर्ग, किससे? बी उपसर्ग, ठीक है, आंग और क्र धातु और क्री धातु से मिलकर बना होता है, जिसमें ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका? ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। इसको और अधिक समझाने के लिए व्याकरण के बारे में और अधिक समझाने के लिए उन्होंने एक संस्कृत में कथन दिया जो था व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाम अनेन इति व्याकरणम। क्या है? शब्दाम अनेन इति व्याकरणम। क्या है? शब्दाम अनेन इति व्याकरणम। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसको आप संस्कृत को जितना ज़्यादा आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे और लिख लिख कर याद करेंगे, उतना ही अच्छे से आपको संस्कृत समझ में आएगी। ऐसा नहीं जैसे नॉर्मल आप सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं वैसे संस्कृत सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट थोड़ा टफ है। टफ भी नहीं है, उसको अगर बार बार आप तेज तेज बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि संस्कृत जो है वो हिंदी से ही संबंधित है। किससे? हिंदी से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसी के संबंध में जो व्याकरण है उसके लिए महर्षि पाणिनि ने, किसने? महर्षि पाणिनि ने। किसने? महर्षि पाणिनि ने। महर्षि पाणिनि ने एक वाक्यांश दिया जो था व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाम अनेन इति व्याकरणम। क्या है? शब्दान अनेन इति व्याकरणम। ठीक है, इसको आप 2 से 3 बार रिपीट करिए, हमारे साथ साथ ही रिपीट कीजिए कि व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाम अनेन इति व्याकरणम। शब्दाम अनेन इति व्याकरणम। ठीक है, तो अब हम इसका अर्थ समझेंगे कि जो व्याक्रियन्ते है उसका अर्थ क्या होता है। तो जो व्याक्रियन्ते होता है उसका अर्थ होता है विकृत। क्या होता है? उसका अर्थ क्या होता है? विकृत या फिर बिगड़ा हुआ। क्या हुआ? कि विकृत या फिर बिगड़ा हुआ। ठीक है, ये किसने दिया है? यह जो सूत्र है जो व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाम अनेन इति व्याकरणम, यह किसने दिया है? तो यह आपको पाणिनि ने सूत्र दिया है। क्या दिया है? पाणिनि ने इस सूत्र को प्रतिपादित किया है व्याकरण को समझाने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जान लेते हैं। इसको हम नेक्स्ट पेज पर समझ लेते हैं। तो उन्होंने कौन सा सूत्र दिया है? तो उन्होंने सूत्र दिया है, ठीक है, तो पाणिनि ने क्या सूत्र दिया है? पाणिनि ने सूत्र दिया है व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते। क्या है? व्युत्पादन्ते। ठीक है, दयन्ते। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाम अनेन। क्या है? शब्दाम अनेन। ठीक है, शब्दाम अनेन इति व्याकरणम। क्या है? इति व्याकरणम। ठीक है, अब हम इसके अर्थ को समझेंगे कि जो सूत्र उन्होंने दिया है इस सूत्र का अर्थ क्या है। ठीक है, इस सूत्र का अर्थ क्या है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कि व्याक्रियन्ते का क्या अर्थ होता है। तो व्याक्रियन्ते का अर्थ होता है विकृत। क्या होता है? व्याक्रियन्ते का अर्थ होता है विकृत। क्या होता है? विकृत। और व्युत्पादन्ते का क्या होता है? तो व्युत्पादन्ते का होता है उत्पन्न करें। क्या होता है? उत्पन्न करें। ठीक है, आज आपकी जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास है, तो इसीलिए आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। अगर आप 2 से 3 क्लासेस देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? व्युत्पादन्ते का अर्थ क्या है? उत्पन्न करें। क्या है? उत्पन्न करें। और शब्दा का अर्थ तो आपको पता ही होगा कि शब्दों से है। ठीक है, इसी प्रकार से अनेन का क्या अर्थ है? अनेन का अर्थ है इसे ही। क्या है? इसे ही। ठीक है, इति व्याकरणम यानी कि इसे ही, इति व्याकरणम यानी कि व्याकरण, यानी कि जो अशुद्ध को शुद्ध करे, जो अशुद्ध को शुद्ध करे उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा को भी देखेंगे। ठीक है, जो पाणिनि ने सूत्र दिया है वो क्या दिया है? व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाम अनेन इति व्याकरणम, यानी कि
जो विकृत है यानी कि जो अशुद्ध है, यानी कि जो अशुद्ध को शुद्ध करे, वह क्या है, वह ही व्याकरण है। क्या है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। जो, इसको लिख देती हूँ मैं आपके लिए, कि जो अशुद्ध को, जो अशुद्ध को शुद्ध करे, जो अशुद्ध को शुद्ध करे, वही क्या है, वही व्याकरण है। ठीक है, वही क्या है, वही व्याकरण है। ठीक है, तो यह इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि पाणिनि ने क्या परिभाषा दी है। तो पाणिनि ने परिभाषा दी है कि त्रुटिपूर्ण शब्दों, ठीक है, पाणिनि ने क्या परिभाषा दी है, तो पाणिनि ने परिभाषा दी है कि त्रुटिपूर्ण शब्दों में जो शुद्धता उत्पन्न होती है उसे ही व्याकरण कहते हैं। जो त्रुटिपूर्ण शब्द होते हैं उनमें जो शुद्धता उत्पन्न होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। अब हम पाणिनि के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, क्योंकि संस्कृत के जो पितामह हैं या संस्कृत के जो रचनाकार हैं जिन्होंने हमारे लिए संस्कृत को प्रदान किया, वह कौन है, वह हमारे महर्षि पाणिनि ही हैं। कौन है, महर्षि पाणिनि ही हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें संस्कृत का संस्थापक भी कहते हैं, पितामह कहते हैं, रचनाकार भी कहते हैं। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी को देख लेते हैं, इनका जीवन परिचय देख लेते हैं और इन्होंने जिन जिन रचनाओं का प्रतिपादन किया है उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो पाणिनि के बारे में देख लेते हैं। पाणिनि का जन्म अटक जिले के, किसके, अटक जिले के सालातुल गांव में हुआ था। किसने हुआ था, अटक जिले के सालातुल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इन टॉपिक से जो संस्कृत में इनके क्या है, मुनि हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही आपके 1 से 2 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यूपी टेट में जो होते हैं वो क्वेश्चन डीपली पूछे जाते हैं। मैंने आपको जब प्रीवियस ईयर पेपर कराए थे तो मैंने उसमें आपको बहुत डीपली क्वेश्चन कराया। आपने देखा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे कि पूछा गया था कि जो महर्षि थे उन्होंने, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक महर्षि थे उन्होंने कौन से ऋषि के आश्रम में वे गए थे, तो किसके, वशिष्ठ के आश्रम में गए थे। तो इस प्रकार से बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक मैं इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक से आपके 1 से 2 नंबर पक्के आराम से हो जाएंगे। कितने, 1 से 2 नंबर पक्के आराम से हो जाएंगे। इसीलिए आपको पाणिनि का परिचय, मतलब जितने भी मुनि हैं संस्कृत के जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके ग्रंथों और उनकी रचनाओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पाणिनि के बारे में देखते हैं कि पाणिनि का जन्म अटक जिले के सालातुल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, अटक जिले के सालातुल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता कौन थे, इनके पिता थे पणिन। क्या थे, जैसे इनका नाम पाणिनि है तो इनका नाम इनके पिता के नाम से ही पड़ा होगा, किससे, पणिन। क्या नाम था पिता का, पिता का नाम था पणिन और माता का नाम क्या था, माता का नाम था दाची। क्या था, माता का नाम दाची था। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसके ऊपर संपूर्ण संस्कृत का प्रतिपादन किया गया, यानी कि संपूर्ण संस्कृत को बनाया गया है। ठीक है, जो जिसका निर्माण किया गया है पूरी संस्कृत, वो इन्हीं के व्याकरण शास्त्र से ही इनका जन्म हुआ है। ठीक है, किसका, संस्कृत का। ठीक है, तो व्याकरण शास्त्र की रचना, इनकी जो रचना है व्याकरण शास्त्र की, उसका क्या नाम है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो वह है अष्टाध्यायी। क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का अर्थ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी का अर्थ क्या होता है। तो जिसमें 8 अध्याय हो, जिसमें 8 अध्याय हो उसे क्या कहते हैं, उसे ही अष्टाध्यायी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही अष्टाध्यायी कहते हैं। तो अष्टाध्यायी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 क्या हैं, 4 पाद हैं तथा लगभग 4000 इसमें सूत्र हैं। पाणिनि ने अष्टाध्याय में 4000 सूत्रों का प्रतिपादन किया, जिसमें से मुख्य रूप से सूत्र कितने हैं, तो 3998 सूत्र क्या है, मुख्य सूत्र हैं। क्या है, मुख्य सूत्र हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। और इनकी जो किताब है या फिर इनकी जो रचना है अष्टाध्यायी, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं। कितने अध्याय होते हैं इनके अष्टाध्यायी में? कितने अध्याय होते हैं? ठीक है, तो इनके अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? इनके अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 क्या है? प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो कुल मिलाकर कितने अध्याय हो गए? तो कुल मिलाकर कितने पाद हो गए? तो कुल मिलाकर यानी कि 8 अध्याय हैं। कितने? ठीक है, यानी कि 8 अध्याय हैं और 4 पाद हैं। तो कितने? 32 पाद हो गए। कितने? 32 इसमें क्या हो गए? पाद हो गए। ठीक है, कितने? 32 इसमें क्या हो गए? ठीक है, इसमें 8 अध्याय हैं, 4 पाद हैं, तो टोटल कितने? 32 पाद हो गए। ठीक है, और लगभग इसमें 4000 सूत्रों का इन्होंने प्रतिपादन किया है, जिसमें से मुख्य सूत्र कौन कौन से हैं? तो मुख्य सूत्र 3998 हैं। कितने हैं? 3998 हैं। इसके साथ साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके और प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, इनके और प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं उनका नाम आपके लिए पता होना चाहिए। तो इनकी प्रमुख रचनाएं और भी हैं, जो हैं जाम्बती जय। क्या है? जाम्बती जय और पाताल विजय ग्रंथ। क्या है? जाम्बती जय और पाताल विजय ग्रंथ। ठीक है, जाम्बती जय और पाताल विजय ग्रंथ। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर ज़रूर देखने को मिलेंगे। और आज आपकी जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास है। आज आपकी जो क्लास है वो चैप्टर्स की या फिर सिलेबस की पहली क्लास है, इसलिए आपको भले ही कम समझ में आए, लेकिन आप अगर जुड़ेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से संस्कृत को समझा सकूँ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट महर्षि को देखेंगे जिनका संस्कृत में उल्लेख किया गया है। तो नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है महर्षि कात्यायन। कौन है? महर्षि कात्यायन, जिन्हें बररुचि भी कहते हैं। जिन्हें बररुचि भी कहते हैं, ये बररुचि के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि महर्षि कात्यायन ने अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर 4000 वार्तिक लिखा। क्या लिखा? 4000 वार्तिक लिखा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महर्षि कात्यायन ने कितने हजार वार्तिकों को लिखा था। इस कारण उन्हें क्या कहा गया? इस कारण उन्हें वार्तिकार कहा गया। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महर्षि कात्यायन ने कितने वार्तिकार को लिखा था। तो कितने लिखा था? 4000 वार्तिक को लिखा था। 4000 वार्तिक को लिखा था, इसीलिए ये है वार्तिककार। इसी कारण इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्तिककार कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि इन्होंने कितने वार्तिक को लिखा? तो इन्होंने 4000 वार्तिक को लिखा है, इसी कारण इन्हें वार्तिककार भी कहा जाता है। और इनकी अन्य रचना क्या है? तो इनकी अन्य रचना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भले अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका जो यूपी टेट है, आपका जो यूपी टेट और सुपर टेट है, वो बहुत समय बाद आ रहा है। ठीक है, बहुत समय बाद आ रहा है, बहुत समय बाद आ रहा है। और इस बार जो पेपर का लेवल होगा बहुत अच्छा खासा होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, इसीलिए लग जाइए अपनी तैयारी में और यूपी टेट की भी तैयारी कीजिए हमारे साथ। और इसी के साथ साथ संस्कृत का जो सिलेबस है वो यूपी टेट और एस टेट का सेम ही है लगभग। ठीक है, तो आप करते रहिए और जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चला रहे हैं, अग्नि परीक्षा बैच, जिससे ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम थे महर्षि कात्यायन पे, जिनको बररुचि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक अन्य काव्य रचना क्या है? स्वर्गारोहण। क्या है? स्वर्गारोहण इनकी अन्य एक रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट महर्षि कौन है। तो नेक्स्ट महर्षि कौन है? नेक्स्ट महर्षि है महर्षि पतंजलि। ठीक है, तो इनके बारे में भी पूछा जाता है। संस्कृत की जो 3 महर्षि हैं, 3 मुनि हैं, जिसका क्या नाम है? जिनका नाम है महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि। तो इनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक पता होना चाहिए, क्योंकि जो संस्कृत का निर्माण हुआ है या संस्कृत जो
बनाई गई है वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। किसके? इन्हीं तीनों महर्षियों का मुख्य रूप से इसमें योगदान है। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि के बारे में देख लेते हैं कि महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा। क्या लिखा? 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा। ठीक है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? जिसे महाभाष्य कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? महाभाष्य कहते हैं। इसीलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकर के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हैं। किसके? व्याकरण शास्त्र के भाष्य के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो भाष्यकर के रूप में महर्षि पतंजलि प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि जो भाष्य है वो कितने आहनिक से मिलकर बना है। तो ये क्वेश्चन मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि जो भाष्य है वो 84 आहनिक से मिलकर बने होते हैं। किससे? 84 आहनिक से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत क्या लिखा? भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभाष्य कहते हैं। और इसी के थ्रू ही इन्हें एक उपाधि दी गई थी, महाभाष्य। ठीक है, इसी के आधार पर, इसी के कारण ही इन्हें भाष्यकार की उपाधि दी गई थी। और भाष्य जो होते हैं वो जो भाष्य होते हैं वो 84 आहनिक से मिलकर बने होते हैं। कितने? भाष्य में कुल 84 आहनिक होते हैं। कितने? 84 आहनिक होते हैं। इनकी एक अन्य रचना क्या है? तो इनकी एक अन्य रचना है महानंद काव्य। क्या है? इनकी एक अन्य रचना का क्या नाम है? महानंद काव्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट बात है कि संस्कृत साहित्य में त्रिमुनि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य में त्रिमुनि के नाम से कौन कौन से ऋषि प्रसिद्ध हैं। तो आपको ये आंसर देना होगा कि महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन यानी कि बरुचि, और महर्षि पतंजलि। इन तीनों को त्रिमुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन तीनों को त्रिमुनि कहा जाता है। इसके साथ साथ ही, ठीक है, त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने भाषा का परिचय जाना। आज की क्लास में हमने भाषा का परिचय जाना, जिसमें हमने सबसे पहले जाना कि संस्कृत क्या होती है, संस्कृत के बारे में जाना, और जो संस्कृत से संबंधित मुनि हैं, संस्कृत से संबंधित जो मुनि हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक जाना। और आज की क्लास से आपके 1 से 2 नंबर आसानी से पक्के हो सकते हैं, इसीलिए इस क्लास को ज़रूर देखें। और आज हमारी जो क्लास है वो पहली क्लास है। भले आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन आप रेगुलर अगर जुड़े रहेंगे तो आपको संस्कृत बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी, क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि इसको आपने रट्टा मार लिया, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। संस्कृत को आपको उससे मेहनत करनी पड़ती है, आपको बोल बोल के, ठीक है, जो सूत्र होते हैं, ठीक है, संस्कृत जो है उसे बोल बोल के आपको पढ़ना चाहिए और लिख लिख के याद करना चाहिए, जिससे आप संस्कृत को बहुत अच्छा सब्जेक्ट बना सकते हैं। इसीलिए डरे ना, बहुत अच्छे से और विस्तार पूर्वक मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी। और जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। वहाँ पर हमारा बैच जो चल रहा है, अग्नि परीक्षा बैच है, जिसमें क्लासेस अब शुरू हो चुकी हैं। सभी टीचर्स जो हैं क्लासेस करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। मैं आपको संस्कृत विषय को पढ़ाऊंगी। और आज हमारी क्लास 1 है, जिसमें हमने भाषा परिचय को जाना है, संस्कृत के भाषा परिचय को जाना है। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।